वेरियस मॉडल यूज़ इन मेंटल हेल्थ में जितने भी मुख्तलिफ मॉडल यूज़ हुए हैं तो उसके हवाले से अब बात करेंगे। इसमें पहले नंबर पर बायोलॉजिकल मॉडल है, दूसरे नंबर पर बिहेवियर, तीसरे नंबर पर कॉग्निटिव और चौथे नंबर पर साइकोडायनेमिक मॉडल है। तो इसके हवाले से अब हम वन बाय वन बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है बायोलॉजिकल मॉडल या मेडिकल मॉडल। ठीक है, द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी, द ओनली मॉडल नॉट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल principle is based on the assumption that if the brain neuroanatomy and related biochemical are all physical entities and work together to sort out psychological processes, then treating एनी मेंटल एबनॉर्मेलिटी मस्ट बी फिजिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोमेडिकल मॉडल में जो है, बायोलॉजिकल मॉडल में जो है ये बात की गई है कि इस मॉडल का जो बुनियादी जो आइडिया है या इनका जो बुनियादी कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे न्यूरॉन्स, ये सारे हमारे साथ जो नर्वस सिस्टम होते हैं तो ये क्या करते हैं, मिलकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे बॉडी के तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो अगर इसमें किसी किस्म की खराबी आ जाए, कमी पेशी आ जाए तो इसमें कमी पेशी आने की वजह से हमारा जो काम होता है सोचने समझने का, चीज़ों के बारे में थिंकिंग करने का, रीजनिंग वगैरह, तो हमारे ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए फिर हम मुख्तलिफ मेंटल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इनमें जो कमी पेशी आई हुई होती है तो उन कमी पेशी को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, फिजिकली या बायोलॉजिकली। सही है। पार्ट ऑफ दिस थ्योरी स्टेम फ्रॉम मच रिसर्च इनटू द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन which seem to show that major psychological illness such as bipolar disorder and anorexia nervosa are caused by abnormally reduced level of serotonin in the brain। इसी तरह से जब इसके हवाले से रिसर्च की गई तो रिसर्च से जो है हमें पता चला कि हमारे साथ जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें सेरोटोनिन जो है ये हमारे साथ सबसे फर्स्ट में आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। तो सेरोटोनिन के हवाले से ये रिसर्च किया गया कि सेरोटोनिन की अगर हमारे ब्रेन में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, सर्च की गई तो ये पता चला कि हमारे ब्रेन में अगर सेरोटोनिन की कमी आ जाए तो सेरोटोनिन की कमी आने की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर बाइपोलर डिसऑर्डर काज होते हैं और इसके साथ साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा काज होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ये हमारे साथ एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खाने के बाद उनको ये शक होता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, और इस तरह से जो उन्होंने खाया होता है तो मुंह में हाथ अंदर करके, उंगली अंदर करके उसको दोबारा से उल्टी कर लेते हैं, दोबारा से उसको बाहर कर लेते हैं। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो ये यूजुअली किस वजह से काज होता है, ये जब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ जाए, तो उसमें कमी आने की वजह से जो बाइपोलर डिसऑर्डर। जिससे हमें नींद जी, एक नींद वाला हार्मोन भी होता है ना, एक सेरोटोनिन होता है कि कुछ नहीं है। सेरोटोनिन है, इसी तरह से हमारे से नींद नींद के हार्मोन भी है। देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक काम नहीं करते, इन न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसकी कमी की वजह से हमारे साथ ये डिसऑर्डर काज होते हैं। इसमें सेरोटोनिन हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ दूसरे हार्मोन से मेरे माइंड से निकल गए जो कि एक हमारे नींद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमें नींद आती है तो नींद के आने में उस न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से जब हम नींद से जागते हैं तो दूसरे हार्मोन्स होते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेट होकर हमें नींद से जगा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका अपने मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। तो सीरोटोनिन की जो कंसनट्रेशन अगर हमारे ब्रेन में कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए नॉर्मल से, तो इसकी कमी आ जाने की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर या एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये कॉमनली क्या होता है, काज होता है। ठीक है,
इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े इस मॉडल को मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि द मॉडल आल्सो सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल इलनेस could and should be treated like any physical illness being caused by chemical imbalance, microbe or physical stress and hence can be treated with surgery or drugs। ठीक है, तो वही बात की गई है कि हमारे साथ जब कोई साइकोलॉजिकल इलनेस काज हो जाए, कोई जहनी बीमारी काज हो जाए, तो इसको ठीक करने का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से कोई बीमारी जब काज होती है तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए या तो हम उनकी उनमें जो चीज़ की कमी आई हुई होती है और उस कमी की वजह से वो बीमारी काज हुई होती है तो उस कमी को हम या तो उसको पूरी करते हैं। जी जी बिल्कुल, स्लीप में भी सेरोटोनिन होता है। मैंने आपको कहा कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बिल्कुल गाबा हमारे साथ मेलोटोनिन मेलोटोनिन सर कुछ इस तरह। डोपामीन है हमारे साथ, ठीक है, इसी तरह से नहीं मेलोटोनिन मिल, मिल, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, बिल्कुल जी जी सर। मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन भी है, अवेक बिल्कुल हार्मोन। बिल्कुल बिल्कुल। मेलाटोनिन हो गए, ठीक है, डोपामिन तो हो गए, उससे हम सोते हैं सेरोटोनिन और हो गए, मेलाटोनिन से हम जागते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होकर हमारे मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ जाकर हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद ख़ास किस्म के हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जब उन हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसकी वजह से या तो हम नींद से जाग जाते हैं या हमें नींद आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में प्रॉपर एक अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। सो मज़ीद इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को जहनी बीमारी काज हो जाए तो उस जहनी बीमारी को ठीक करने के लिए या तो हम उस बीमारी का इलाज इस तरह से करेंगे कि अगर वो कमी की वजह से काज हुई हो तो उस कमी को पूरा करेंगे, अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज हुई हो तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम उनकी या तो सर्जरी करेंगे या उनको ड्रग्स वगैरह देंगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी has also proved to be a successful short-term treatment for depressive symptoms of bipolar disorders and related illness, although the reason for its success are almost completely unknown. There is also evidence for a genetic factor in causing psychological illness। ठीक है, इसी तरह से मजीद आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है तो इसको भी हम ख़ास तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। किस बीमारियों के लिए? जो डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं, डिप्रेशन की वजह से जो अलामात पैदा हुए होते हैं पेशेंट में, तो उन अलामात को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ये कॉमनली एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ की जाती है, जिसके नताइज जो है वो अक्सर औकात पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात ये भी बताई गई है कि जो हमारे साथ बीमारियां होती है साइकोलॉजिकल इलनेस, तो इनका जो ताल्लुक है वो पैदाइश से भी है। मतलब पैदाइशी तौर पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जहनी तौर पर क्या होते हैं, बीमार होते हैं, मफलूज होते हैं। इसी तरह से मजीद आगे बढ़ते हैं बिहेवियरल मॉडल की तरफ। बिहेवियरल मॉडल में क्या कहते हैं? द बिहेवियरल मॉडल टू एबनॉर्मेलिटी एज्यूम दैट all maladaptive behavior is essentially acquired through one environment. Therefore, psychiatrists practicing the belief of this model would be to prioritize changing in behavior over identifying the cause of dysfunctional behavior। ठीक है, बिहेवियर मॉडल में ये बात बताई गई है कि हमारे साथ जितनी भी जहनी बीमारियां हैं तो इन जहनी बीमारियों के काज होने के पीछे जो बेसिक वजह बताई गई है वो माहौल को जो है बताया गया है कि आप अपने जो पेशेंट है उसको आपने एक ऐसे माहौल में रखा हुआ है, वो एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें वो जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मुसलसल जो है वो स्ट्रेस का शिकार है उस इन्वायरमेंट में। तो मुसलसल स्ट्रेस का शिकार होने की वजह से, मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से वो ज़हनी तौर पर क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
जहनी तौर पर बीमार होने की वजह से उनका जो रवैया होता है वो क्या हो जाता है, बुरी तरह से मुतासर हो जाता है, वो फिर एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। तो इसी तरह से उनके रवैये को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए, उनकी जहनी बीमारी को ठीक करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, उस माहौल को चेंज करते हैं जिसकी वजह से इनको ये बीमारी लाहक हुई होती है। तो ये बात जो है बिहेवियर मॉडल में बताई गई है आप लोगों को, ठीक है। इन बातों को आप लोगों ने याद रखनी है। द मेन सोल्यूशन टू साइकोलॉजिकल इलनेस अंडर दिस मॉडल इज एवर्जन therapy. Aversion therapy, where the stimulus that provokes the dysfunctional behavior is coupled with a second stimulus with aim to produce a new reaction to the first stimulus based on experience of the second, ठीक है। अब ऐसी बीमारियां जो कि बिहेवियर मॉडल या इन्वायरमेंट की वजह से काज होती है, जो साइकोलॉजिकल इलनेस काज होती है, तो इसके लिए जो वाहिद ट्रीटमेंट बताई गई है तो वो हमारे साथ क्या है, एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है, एवर्जन थेरेपी में हम जो थेरेपी देते हैं अपने पेशेंट को, तो उसको थेरेपी देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मतलब वो स्टिमुलस, वो चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट को जो है इरिटेशन होती है, पेशेंट को जो है दुश्वारी पेश आती है, तो उन फैक्टर्स के साथ साथ दूसरे हम चीज़ें जो है उसके साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है जो कि पेशेंट के लिए फेवरेबल होती है, पेशेंट के लिए जो है वो कंफर्टेबल होती है, पेशेंट उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम उन पहले वाले फैक्टर्स के साथ ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से पेशेंट को जो है एक नई रिएक्शन को देने के लिए हम उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। तो इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, एक नई तरीके से उनको बिहेव करने का मौका देते हैं और इस तरह से उनके जो बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस ले आते हैं इस तरीके से। मतलब ये है कि एवर्जन थेरेपी में हम बेसिकली अपने पेशेंट के जो रवैये है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और चेंजेस जो है लाने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स जो है फॉलो करते हैं और इसी तरह से उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने की वजह से फिर उनकी जो बीमारी है, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। मजीद इसमें कहते हैं कि आल्सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कैन बी यूज especially where a phobias are involved by using the phobia that currently cause the dysfunctional behavior and coupling it with a phobia that produces a more intensive reaction. This is meant to make the first phobia seem less fearsome, etc., as it has been put in comparison with the second phobia. This model seems to have been quite successful where phobias and compulsive disorder are concerned, but it does not focus on the cause of illness or problem and so risk recurrence of the problem, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो बात की गई है, ठीक है, जो एवर्जन मॉडल के हवाले से या एवर्जन थेरेपी के हवाले से आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आपको मज़ीद सिंपल करके बताया गया है कि वो लोग जिनको किसी चीज़ से जो है खौफ होता है, ठीक है, डरते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं कि वो पानी से डरते हैं, तो उनका ये खौफ जो है ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पानी में फेंक लेते हैं, ठीक है, पानी में उनको फेंक देते हैं, उनको धक्का दे देते हैं और साथ में हम उनके साथ हम रहते हैं, ठीक है, और उनको जो है कुछ देर के लिए उन पानी में जो है डबो देते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो खौफ है वो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। और पहले जो उनको पानी से खौफ लगता था, तो इस तरह से वो खौफ जो है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि पानी में गिरने से कुछ भी नहीं होता अगर आपके साथ कोई हो, ठीक है, और अगर आपको अपना जो बचाव है वो आता हो, तो इस वजह से उनका जो खौफ है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो पानी में गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो दोबारा से ठीक ठाक जो है पानी से निकल आते हैं, तो उनका जो खौफ था वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि ये बीमारी जो है, ये डरने की जो बीमारी है, ये इनको बार बार हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस प्रॉब्लम के हवाले से इस मॉडल में कोई बात भी नहीं की गई थी कि पेशेंट को जो फोबिया होती है तो ये क्यों होती है, किस वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है, तो ये बातें जो है बिहेवियरल मॉडल में नहीं की गई थी, ठीक है। आपको समझ आ रही है इसकी?
अच्छा जी, इसमें बहुत सी सिंपल बात की गई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात। सबसे पहली बात तो इस मॉडल में आपको बुनियादी बात ये बताई गई है कि जितनी भी हमारे साथ साइकोलॉजिकल इलनेसेस है, ठीक है, जितनी भी हमारे साथ जहनी बीमारियां हैं, तो इसके पैदा होने में इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप वहाँ पर रह सकेंगी? नहीं रह सकेंगी। वहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगी, बार बार शोर की वजह से आप इरिटेट होंगी, और ये शोर ना ख़त्म होने की वजह से आप जहनी तौर पर बीमार हो जाएंगी। तो पहली बात बिहेवियर मॉडल में आपको ये बताई गई है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, जितनी भी ज़हनी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रवैया है ये क्या हो जाता है, मल एडाप्टिव हो जाता है। मल एडाप्टिव से मुराद ये है कि इसमें खराबी आ जाती है, ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ फिर मिलते जुलते नहीं हैं, हम इरिटेट होते हैं लोगों से। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जो वजह है वो हमारा माहौल है। हमें प्रॉपर माहौल नहीं मिलता जहाँ पर हम कंफर्टेबल हो, ठीक है, जहाँ पर हम अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सके। तो इस वजह से हम जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसका जो वाहिद इलाज बताया गया है वो यही बताया गया है कि हम उस पेशेंट को उस माहौल से दूर ले जाएं जिसकी वजह से वो बीमार हुए हो, और उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर उनको रहने में आसानी हो, जहाँ पर उनको वो तमाम मुश्किलात जो है फेस ना करनी पड़े जो कि पहले उनको फेस करनी पड़ रही थी। तो इसकी वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाएगी, और इस तरह से वो फिर नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से दूसरी बात आपको ये बताई गई थी कि इस बीमारी का इलाज जो है हम एवर्जन थेरेपी के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बंदा है, ठीक है, उनको जो है पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, वो पानी को देखते ही वो जो है बेहोश हो जाते हैं। तो उनके डर को ख़त्म करने के लिए एक तरीका ये है कि आप क्या करते हैं, उनको हाथ से पकड़कर उनको जो है स्विमिंग पूल में जो है धक्का दे देते हैं, स्विमिंग पूल में जो है उनको गोता दे देते हैं, और उनको बताते हैं कि देखिए आप पानी में हैं, आपको कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये आपकी सिर्फ गलत फहमी है, और ये आपका वहम है कि आप जो है पानी में गिरकर मर जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो खौफ का जो लेवल होता है और जो शिद्दत होती है उसमें जो है कुछ टाइम के लिए कमी आ जाती है, और वो खौफ जो है उनमें पे नहीं रहती। लेकिन इसकी एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इस तरह से ये बीमारी जो है कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी के काज होने का दोबारा से चांसेस होते हैं। तो ये बातें आपको बिहेवियर मॉडल में बताई गई है। अब समझ आ गई क्या नहीं? जी सर, आगे। चलिए, गुड। अब आ जाते हैं कग्निटिव मॉडल मॉडल की तरफ। कग्निटिव के बारे में तो बहुत बार मैंने आपको बताया कि जब भी, जी जी, ये बिहेवियर मॉडल में तो ये था कि फोबिया जो आपने पिछला मॉडल पढ़ाया था हम्म, उसमें क्या था? उसमें जो है आपको बताया ईसीटी, गया, उसमें आपको बता, सर्जरी करते हैं, हाँ मेडिसिन हाँ, से करते हैं और ईसीटी से उसमें आपको बताया गया है कि हमारे साथ जो वो नॉर्मली तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं या सर्जरी या ड्रग्स के जरिए हाँ करते हैं, हाँ, लेकिन उसमें उसमें करते हैं। आपको इसमें ये, ये जी आप बताएं। आप बताएं। सर सर इसमें ये होता है बायोलॉजिकल, मेडिकल बायोलॉजिकल या मेडिकल मॉडल में हम इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें मेन हमें वो बताइए कि एनोरेक्सिया न्यूरोसा होती है, और वो सीरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। मेन इसमें ये होती है, ठीक है। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, इस पूरे बायोलॉजिकल मॉडल्स में वो कहते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी के जरिए, ड्रग के जरिए और ईसीटी के जरिए से कर सकते हैं, हाँ, ये ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो मेन थीम है वो ये बताया गया है कि जो बीमारी काज हुई है, जो जहनी बीमारी काज हुई है, तो इसके पीछे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन लाइफ। तो इसमें हमारे साथ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है
ये इन्वॉल्व होते हैं किसी भी जहनी बीमारी के काज होने में। तो इसके लिए या तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह देते हैं या उनकी सर्जरी करते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो बायोलॉजिकल मॉडल में बेसिक बात आपको ये बताई गई है कि जो जहनी बीमारियां काज होती है तो इसके पीछे माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, हाथ होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स देते हैं या समझ सर्जरी देते हैं। अब आ गई समझ? ओके। जी जी सर, ओके गुड। डिफरेंस पता चला। ओके गुड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कग्निटिव मॉडल की। कग्निशन के हवाले से बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कग्निटिव वर्ड आता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के फंक्शन के साथ हो रहा है या ब्रेन के फंक्शन के साथ है। हमारे ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है? मिसाल के तौर पर हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम चीज़ों को लर्न करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो ये हमारे ब्रेन्स के फंक्शन है। तो ब्रेन्स के इन सारे फंक्शंस के सेट को हम क्या कहते हैं, कग्निटिव कहते हैं। इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कग्निशन या कग्निटिव कहते हैं। तो यहाँ पर कग्निटिव मॉडल में क्या कहते हैं, कग्निटिव मॉडल में कहते हैं कि इन दिस मॉडल psychologists following this outlook explain abnormally in terms of irrational and negative thinking with the main position that thinking determines our behavior। ठीक है, इसमें इस मॉडल में बेसिकली ये बताया गया है कि लोगों की जहनी बीमारी की पीछे जो वजह होती है वो उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। मतलब वो बार बार एक चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, नेगेटिवली वो सोचते हैं, ठीक है। तो मुसलसल नेगेटिव सोच रखने की वजह से उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। जिसकी वजह से नेगेटिव जब आप सोचेंगे, ज़ाहिरी बात है आपका जो रवैया है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि हमने पहले यूनिट्स में ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारी जो थिंकिंग है इसका जो है हमारे बिहेवियर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह से हम सोचेंगे उसी तरह से हम जो है बिहेव करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो हमारा जो रवैया है वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा रवैया जो है वो नेगेटिवली होगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव मॉडल में ये बताया गया है कि मुसलसल नेगेटिव सोचने की वजह से रवैया जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सही है, समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके। साइकोडायनेमिक मॉडल, साइकोडायनेमिक मॉडल में क्या कहते हैं? साइकोडायनेमिक मॉडल में कहते हैं कि साइकोडायनेमिक मॉडल इज द फोर्थ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी, इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इस पर जो है सिगमंड फ्रॉइड ने जो है काम किया था। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड क्या है इसको आगे फिर आप पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट साइकोलॉजिकल इलनेस कम अबाउट फ्रॉम repress emotion and thoughts from experience in the past, and as a result of this repression alternative behavior replace what is being repressed. The patient is believed to be cured when they can admit that which is currently being repressed। ठीक है, अच्छा जी, साइकोडायनेमिक मॉडल में जो है ये बात बताई गई है कि हमारे साथ जितनी भी जहनी बीमारियां होती है तो इसके पीछे जो वाहिद वजह होती है वो ये होती है कि लोग अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, उसको जो है छुपा कर रखते हैं, उसका इजहार प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो अपने इमोशन का इजहार ना करने की वजह से, उसको रोके रखने की वजह से उनका जो रवैया होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है और इसी तरह से जहनी तौर पर जो है वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और आप उस गुस्से को जो है निकाल नहीं रहे, ठीक है, आप उस गुस्से को पी रहे हैं, मुसलसल उसको पी रहे हैं। तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि उस गुस्से को मुसलसल पीने की वजह से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने इमोशन को जो है उसको जो है एक्सप्रेस नहीं करते और उसको जो है आपने दबाए रखे हुए है, अपने थॉट्स का इजहार नहीं करते, अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, तो इससे आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो जहनी सेहत है वो क्या होती है, मुतासिर होती है। ठीक है,
तो ये बात इस मॉडल में बताई गई है। समझ आ गई इसकी? मजीद आगे बढ़ते हैं। द मेन क्यूर फॉर इलनेस अंडर दिस मॉडल इज फ्री एसोसिएशन where the patient is free to speak while the psychiatrist notes down and tries to interpret where the trouble areas are। अब इस तरह के इस मॉडल में हमारे साथ जो इलाज बताया गया है इस बीमारी के लिए, वो ये बताया गया है कि आप अपने पेशेंट को मुकम्मल आज़ादी दिए, उनको जो है आप मुकम्मल आज़ादी दिए बोलने के भी, करने के भी, और वो जो है मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो, उन पर किसी किस्म की जो है रोक टोक ना हो, और वो मुसलसल जो है बोल रहे हो तो बोलने के दौरान वो अपने उन तमाम बातों को, उन तमाम इमोशन थॉट्स को भी क्या कर लेंगे, वो एक्सप्रेस कर लेंगे। और इसी तरह से जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए उनकी बातों को नोट कर रहे होते हैं, और इसी दौरान वो जो है क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि पेशेंट को आखिर क्या मसला है। ठीक है, तो ये वाहिद तरीका है इस मॉडल में इस इलाज बीमारी के लिए। दिस मॉडल कैन बी सक्सेसफुल स्पेशली वेयर द पेशेंट फील्स कंफर्टेबल टू स्पीक फ्रीली एंड अबाउट इश्यूज दैट आर रिलेवेंट टू अ क्योर। ठीक है, अब इस मॉडल की जो कामयाबी है, ठीक है, वो ख़ास तौर पर इस वजह से ये मॉडल कामयाब हो सकता है कि अगर हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर वो जो है श्योर हो कि यहाँ पर मैं जो है अपने जो प्रॉब्लम है, अपने जो इमोशन है, अपने जो थॉट है, उसका जो है इजहार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे जो है किसी किस्म की मुझ पर जो है रोक टोक नहीं है। तो इससे जो है हम अपने पेशेंट की जो इलाज है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और यही हमारे साथ एक तरीका है जिससे हम अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी किस तरह से होती है? अच्छा जी, अगेन करूं, इस स्लाइड में जो है आपको यही बताया गया है। साइको डायनेमिक मॉडल में आपको ये बात बताई गई है कि हमारे साथ जितने भी पेशेंट होते हैं तो उनके जहनी बीमारी के पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि वो अपनी इमोशन, अपने थॉट का इजहार प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, उनको जो है डर होता है कि अगर हमने कई इस तरह की कोई बात कर ली तो लोग जो है हमें बुरा भला कहेंगे, या लोग जो है हमें मारेंगे पीटेंगे, या हमारे फैमिली मेम्बर जो है वो हमें बुरा भला कहेंगे। तो इस वजह से वो अपने इमोशन, अपने जो जज्बात ख्यालात है उसका इजहार नहीं करते, उसको जो है उन्होंने जो है अपने दिल में जो है छुपा के रखे होते हैं, और उसकी वजह से उनके जहन पर एक बोझ बन जाता है। जहन पर बोझ बनने की वजह से वो जहनी तौर पर मुतासर हो जाते हैं। तो इसके लिए इलाज ये बताया गया है कि हम ऐसे पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर उनको जो है खुलकर बोलने की आज़ादी हो, और मुकम्मल उनको आज़ादी हो, किसी किस्म की उन पर जो है रोक टोक ना हो। तो इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की वजह से हम अपने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी है वो क्या है? सो एज फॉर एज मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी इज कंसर्न इन पाकिस्तान, देयर आर मेनली 3 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज में हमारे साथ क्या है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पब्लिक साइकेट्रिक यूनिट, एंड थ्रू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे साथ जो एनजीओज है, तो एनजीओज के ज़रिए जो है लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो दी जाती है, कम्युनिटी भी दी जाती है, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है तो उसके बेस पर जो है फार्मली उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इनफॉर्मल मेंटल हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ जो रिलीजियस और फेथ हीलर्स होते हैं, मतलब लोग जो है मस्जिद जाते हैं, ठीक है, मस्जिद में कारी साहब से जो है अपने बच्चों पर दम दुरूद जो है वो कराते हैं। इसी तरह से जो है दूसरे, इसी तरह से जो इस मजहबी लोग होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है दम दुरूद करके इन बीमारियों के लिए क्या करते हैं, उनसे दुआएं कराते हैं। तो ये हमारे साथ इनफॉर्मल मेंटल हेल्थ सर्विस है। ठीक है।